देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, बलूचिस्तान के खराब हालात में हमेशा बैरूनी हाथ मुलविस होने की बात की जाती रही है और अब ये इंकशाफ हुआ है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान इंटेलिजेंस मुलविस है और दहशतगर्दों की सरपरस्ती अफगान एजेंसी नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी कर रही है। सवाल यह है कि हम तो हमेशा अफगानिस्तान में अमन को पाकिस्तान में अमन से जोड़ते हैं। वहां जारी जंग में हम अपना बहुत कुछ गवा बैठे हैं, लेकिन बदले में हमारे ही सूबे में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, कैसे इसकी पहचान करें, हम इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ भारत और अमेरिका में इत्तेफाक पाया है कि हक्कानी और लश्कर तैयबा जैसी तंजीमों के फंड्स रोके जाएंगे। भारत और अमेरिका कहते हैं कि लश्कर तैयबा मुंबई हमलों, जबकि हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में भारतीय सिफारत खाने पर हमले में मुलविस है। क्या कभी इन ममालिक में ये इत्तेफाक हुआ कि पाकिस्तान जो एक अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है, यहाँ कौन मुलविस है और इनकी फंडिंग कैसे रोकी जाए, या सिर्फ इल्जाम तराशी का ये बाजार ही गर्द करते रहेंगे ममालिक? बड़ी दो अहम स्टोरीज हैं हमारे पास, आज इस पर बात करेंगे। क्लासेस साहब और कायद साहब से इस पर टेक लेंगे, लेकिन इसके साथ ही क्लासेस साहब और कायद साहब से आज की खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। जी कायद साहब। शाजिद, सबसे पहले तो हम बात करेंगे लाहौर में भत्ते का जो एक इजरा हमें नज़र आ रहा है और इसमें हमारे साथ मुजाहिद शेख होंगे जो क्राइम रिपोर्टर हैं हमारे दुनिया टीवी के। हम उससे तफसील लेंगे कितने मुकदमात अब तक दर्ज हो चुके हैं और कौन से मुकदमात हैं जो दर्ज हो ही नहीं पा रहे। एक दिलचस्प तफसील है जो उनसे हम देखेंगे। इसके बाद शाजिया, एक और बड़ा इशू है तो आलमी मगर पूरी दुनिया और उसमें हम भी शामिल हैं, उसको मुतासर करेगा। आज 14 तारीख है, 16 को डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है अमेरिका का। ये डिफ़ॉल्ट क्या है, क्यों है, इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं, मगर आज और बहुत सारी दिलचस्प तफसीलात हम पेश करेंगे अमरीकी सिस्टम के बारे में। और क्योंकि अमेरिका एक लिहाज से दुनिया का दारुल खिलाफा माना जाता है, तो अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है तो पूरी दुनिया पर इसका असर क्या पड़ेगा। और इसके साथ ही बात करेंगे, HEC ने बताया है कोई 107 के करीब डिग्रीज जाली हैं जो उनको भेजी गई हैं। किस पार्टी के कितने लोग हैं जिनकी मुबैना तौर पे ये जाली डिग्रीज हैं, इस पे भी हम आज बात करेंगे। ठीक है, क्लासेस आपके पास चलते हैं। जी क्लासेस, अब आप क्या बताएंगे? जी शाजिया, यहाँ पे चौधरी निसार अली खान साहब ने एक दो दिन पहले एक बड़ी धुआंधार किस्म की एज़ यूजुअल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने कुछ इंकशाफात भी किए हैं, कुछ वादे भी किए हैं, कुछ उन्होंने दावे भी किए हैं और कुछ चीज़ें उन्होंने छुपाई भी हैं, कुछ वो जो इंक्वायरीज भी आर्डर्स की हैं, कुछ नहीं की। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी सी हम बैठ के उसका आप कह सकते हैं उस पर बात करेंगे कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें से क्या कुछ निकलने वाला है और क्या कुछ ये फ़वाइद जो हैं बरामद हो सकते हैं और क्या ऐसे काम हैं जो चौधरी निसार अली खान साहब वो करने को तैयार नहीं है। तो उस पर आज हम डिटेल से उस पर बात करेंगे। ठीक है क्लास साहब, सबसे पहले हमने बात करनी है बलूचिस्तान में जिस तरह बताया गया है कि इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक अफगान इंटेलिजेंस वहाँ पर मुलविस है दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में। दहशतगर्दों ने भी एतराफ़ किया है कि वहाँ का इंटेलिजेंस उन्हें सपोर्ट कर रही है। हम क्लास साहब उनकी जंग लड़ रहे हैं, हम अपने 40,000 जाने जो है वो गंवा बैठे हैं। कैसे हम कहें कि हम हमसाया ममालिक हमारे दोस्त हैं? अगर इस बात के इतने ठोस सबूत हैं तो अफगान हुकूमत के साथ ये मामला नहीं उठाना चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को? शायद जो बदकिस्मती इस खित्ते की है, मैं सिर्फ इस मुल्क की नहीं कहूँगा, इस खित्ते की है कि इस पूरे खित्ते में पिछले कुछ 30 साल से प्रॉक्सी वार यहाँ पर लड़ी जा रही है और 3-4 बड़े मेजर ममालिक हैं जो इस प्रॉक्सी वार में शामिल हैं। कुछ हमसे दूर हैं, कुछ हमारे बॉर्डरिंग एरियाज़ पे हैं। एक तो उसमें साफ ज़ाहिर है कि भारत है, पाकिस्तान ख़ुद है, इसके बाद अफ़गानिस्तान है, इवन ईरान है। थोड़ा सा दूर चले जाएँ तो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया और ये ईरान जो पाकिस्तान के सरजमीन पर प्रॉक्सी वार जो लड़ते रहे उसकी तो बाकायदा कबीना में जो पिछली कैबिनेट थी राजा परवेज़ अशरफ की, उसमें बाकायदा बैठ कर इन्होंने बहस की हुई है, उस पर मुबैसा हुआ है और मेरे पास उसके कैबिनेट के मिनट्स पड़े हुए हैं जिसमें कुछ वज़ीरों ने बैठ के बाकायदा उस पर इल्ज़ाम लगाया था, इस पर ईरान पे भी लगाया था और सऊदी अरेबिया पे भी लगाया था कि ये इस खित्ते में यहाँ पे जंग लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ ये प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है। ये थोड़ी सी मैं बता रहा हूँ कि एक उनकी ईरान और सऊदी अरेबिया ने हमारे यहाँ कैसे लड़ाई लड़ी है। अब एक और यहाँ पे अब पहले से प्रॉक्सी वार चल रही है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान शामिल हैं। वो आपस में इसी तरह की हरकतें और कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। बात यह है कि जैसे हम अपने आप को समझते हैं कि हमारे यहाँ कार्रवाइयाँ हो रही है, वो ममालिक अपने यहाँ समझते हैं कि शायद पाकिस्तान की तरफ से उनके यहाँ ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एक आम सी बात समझ आने वाली है, मोहल्ले में भी अगर झगड़ा हो जाए, किसी बात पे हो जाए, कोई प्रॉपर्टी पे हो जाए, कोई दीवार पे हो जाए, कोई दुकान पे हो जाए, 4-5 लोग समझदार इतने होते हैं किसी भी मोहल्ले में कि वो बैठ के बातचीत के ज़रिए मामले को हल करा देते हैं। तो आज तक हम ये तय नहीं कर सके कि 3 खित्ते के बड़े मुल्क हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है या
भारत है कि बैठ के इस मामले को देखा जाए कि कहाँ कहाँ पे किस किस की गलती है। मैं बाज़ दफ़ा हैरान होता हूँ कि हमने मुज़ाकरात भी करनी हो, अगर बातचीत भी अगर करनी हो, कारज़ई साहब ने हमारे साथ करनी हो या हाँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने करनी, तो हम न्यूयॉर्क जाके करते हैं, अमेरिका आता है वहाँ पे बीच में बुश साहब हमेशा। आप उनकी अच्छा क्लास साहब, अगर तो देखें आप आप उनकी ठीक कहते हैं कि किताब- 4-5 बंदे हों, अगर मैं आपको एक रिसेंटली बताऊं जो रशियन टीवी इस वक्त चला रहा है कि इशू क्या है। इशू ये है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो एनर्जी कॉरिडोर बनने जा रहा है चाइना का, इस पे बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर ये एनर्जी कॉरिडोर बन गया और मिडिल ईस्ट से और सेंट्रल जो है एशिया से जो पाइपलाइनें अगर चली गई तो इधर से तो जाएगा तेल चाइना में, जो उसकी 7% पे चलने वाली मैशत है उसको वो सस्टेन करेगा, मगर इसी पाइप के जरिए चाइनीज इन्फ्लुएंस वापस आएगा, और वो जब वापस आएगा तो ये अमेरिका बहादुर को अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब अब चूंकि डायरेक्ट हमला नहीं किया, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी रिजेक्ट कर सकते हैं, मगर वो कहते हैं कि डायरेक्ट हमला तो अब मुमकिन रहा नहीं पाकिस्तान पे, क्योंकि न्यूक्लियर स्टेट है। अब ये हो सकता है कि जो सिविल वार है अफगानिस्तान की, उसे एक्सपोर्ट किया जाए और यहां लाया जाए। और दूसरी बात ये जितनी प्रॉक्सी वार हो रही है, अब बलोचिस्तान मिनरल रिच है, इवन जो हमारा मीरान शाह और ये इलाका है, यहाँ बहुत बड़े मादनियात हैं और बहुत दौलत, और अगर आप पूरी तारीख देखें तो पूरा अफ्रीका जो उजाड़ के रख दिया हमने, तो वहाँ क्या था, अब ऊपर जिंदगी जिल्लत भरी जिंदगी है और नीचे से कोई सोना निकाल रहा है, कोई हीरे निकाल रहा है, आपके सामने जो सारा खिलवाड़ हुआ। और यहाँ मैं जाते जाते उसको कोट कर दूं लॉर्ड कर्जन को, जो कि 1898 तक हमारे पास रहे थे, वो कहते हैं कि दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं वो चेस बोर्ड या शतरंज के मोरे हैं जिस पे ये बड़ी ताकतें खेलती हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, करज़ई साहब क्या करेंगे? करज़ई साहब की अपनी ज़िंदगी जो है वो डिपेंडेंट है अमेरिकन गार्ड्स पे, हम जितने इंडिपेंडेंट हैं। ये देखें ना, इसमें तो बेबसी है और यूं लगता है जैसे अवाम ही कोई इसका हल निकालेंगे तारीख में। अब हम क्या हल निकाल सकेंगे, जो मुल्क की काई साहब हमारी हालत हो चुकी है। मतलब ये सारे का सारा बोझ हमारी आवाम तो बड़ी खुश होती है कंस्पिरेसी थ्योरी सुन के, इस तरह की गुफ्तगू सुन के, जब हम ये कहते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है और हम बड़े मजलूम बन के बैठ जाते हैं। हमारी आवाम तो बहुत खुश होती है इन चीज़ों से, मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है। उनको जितनी कंस्पिरेसीज हम फीड करते रहते हैं उतने ही वो उस पर थ्राइव करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल ये काई साहब, जो आपने बिल्कुल सिनारियो ठीक आपने पेश किया है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि पीस हमें सूट करता है। हम फिर उसके बाद केयरफुल होना चाहिए हमें कि हमारे खिलाफ दुनिया को कुछ शिकायतें नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान की सरजमीन से कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं, यहाँ से टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रहा है। आखिर आप ये देख लें, आपको याद होगा डेविड कैमरान गए थे, बेंगलोर गए थे, वहाँ पे इंडिया गए थे मेरा ख्याल 1-1.5 साल पहले। उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी बंद कर देनी चाहिए। अभी आप देख लें, अमेरिकन और ये भारत मिलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी बंद कर देनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं दुनिया में मेरा ख्याल है हमें बैठ के डिलाग करना होगा, हमें दुनिया की भी एप्रीहेंशन को समझना होगा। ना सारे सच्चे वो हो सकते हैं, ना सारे सच्चे हम हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ब्रेक लेनी है, क्लास मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इसी पर आकर बात करते हैं। नाज़रीन, टेक अ ब्रेक। बात करेंगे कि बलूचिस्तान के खराब हालात में हमेशा बैरूनी हाथ मुलविस होने की बात की जाती रही है, और अब ये इंकशाफ हुआ है कि बलूचिस्तान में हालात जो खराब है इसमें अफगान इंटेलिजेंस मुलविस है। क्लास साहब क्या कहेंगे इस पर? हम तो बात करते हैं कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, लेकिन अगर कार्रवाइयाँ ही वहाँ से हो तो यहाँ अमन कैसे हो सकता है? शाहजहाँ, ये पुरानी खबर होगी। अब मेरा ख्याल इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगी कि ये जो हम ट्रेड करते हैं कि भारत हमें कहते हैं हम उनके यहाँ दहशतगर्दी करवा रहे हैं, हम उनको, हमारे सेक्रेटरी खारजा कहते हैं जी हमने भारत के खिलाफ सबूत उनको दे दिए। सेम कारजाई साहब जी पिछले 10-1 साल से वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, हम उनके यहाँ इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारा फजलुल्लाह वहाँ बैठा हुआ है। और तो फिर अगर सिर्फ इल्ज़ामात है तो इससे हर कोई हासिल क्या करना चाहता है? इससे हासिल जो होना चाहता है, ये साबित हो गया कि इस खित्ते के तीनों चारों बड़े ममालिक जो हैं ये नालायक हैं, इस काबिल नहीं रहेंगे कि जब आपने रहना है एक ही जगह पे तो कहीं पे बैठ के कोई आपके पास कोई मिनिमम कोई पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट्स नहीं हो सकते। अफगानिस्तान, पाकिस्तान या भारत जो है, पर्टिकुलरली उसमें ईरान भी शामिल है, पाकिस्तान की बदकिस्मती रही जनरल जिया के दौर से एक लूज बॉर्डर हमने बना दे, जिसका जो जी चाहते हमारे यहाँ आके घुस के बैठ जाते हैं, हम उसको अपनी आके प्रोटेक्शन दे देते हैं, हम उसको मुसलमान भाई समझ के
उसको फिर ऑपरेट करने की इजाज़त देते हैं, जो दुनिया ऐसे नहीं चलती। अब देख लें अफगानिस्तान को जो हमसे शिकायतें हो रही, बड़े अरसे से खबरें आ रही थी, पूरी इंटरनेशनल मीडिया इसको आगे इस पर चीखो पुकार कर रहा था, अफगान हुकूमत भी कर रही थी। एक हम थे, हम स्टेट ऑफ डिनाइल में थे। क्वेटा शूरा का नाम सुना होगा आपने। हमने हमेशा कहा जी यहाँ तो क्वेटा शूरा ही नहीं है, यहाँ तो तालिबान है ही नहीं हमारे पास, हमारा क्या ताल्लुक है जी अफगानिस्तान से। अब ये कहाँ से निकले हैं, ये 25, ये 26, 30 जो हमने तालिबान हमने रिहा किए हैं, ये कहाँ से आए हैं? फिर ये ऊपर से टपके हैं। फिर दुनिया तो कहती है कि आप झूठ बोलते हैं। अब पहले कहते थे क्वेटा शूरा एग्जिस्ट नहीं करती, हमें पता ही नहीं है। तो फिर ये बताया जाए ना, ये 30 जो आपने तालिबान रिहा किए हैं, ये कहाँ से आ गए थे? इसका मतलब है हमारे पास थे वो। तो फिर वो ठीक, फिर हमारे हमसाया हम पे आके शिकायतें करते हैं कि पहले हम प्रमोट करते हैं, पहले उनको प्रोटेक्शन देते हैं, अपने यहाँ ठहराते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है उनको इस्तेमाल करते हैं बार्गेनिंग चिप के तौर पर। इसलिए सारे सच्चे हम भी नहीं हो सकते, ये मानने वाली बात है। हम सोल सर्चिंग पे बिलीव नहीं रखते। ये पाकिस्तान के लिए बड़े डेंजरस टाइम है। अगरचे मुझे इस टर्म से बड़ी नफरत है जब हर दफ़ा कहना है ये बड़ा डेंजरस टाइम है, क्योंकि इन 65 सालों में कोई ऐसा टाइम नहीं है जो पाकिस्तान के लिए अच्छा रहा हो, कोई बेहतर हो। लेकिन इवन देन हमारे लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं। हमने अफगानिस्तान के साथ साहब एक बात तो बताएं ना, एक बात, जब आप कहते हैं हमारे लिए, आप कहते हैं हमारे लिए खतरात बढ़ रहे हैं, हमारे लिए खतरात बढ़ रहे हैं कि जब हम हमारे कहते हैं, हम देखें ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनके लिए तो कोई खतरात नहीं है। इनके हर जो बड़ा दारुल खिलाफ है वहां इनके घर मौजूद हैं, यहाँ पे जो है बड़ी सिक्योरिटी है। खतरात तो इस मुल्क के अवाम के लिए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं क्लासा साहब, आप कहते हैं कि मिनिमम कंसेंसस नहीं है। कंसेंसस है कि हमने रूल कैसे करना है। हम पीट गए हैं यहाँ पे बैठ के बता के पूरे बलूचिस्तान में 2 MRI मशीन्स हैं। जब तक आप अपनी आबादियों को एक जिंदगी नहीं देते मुनज़्ज़म, आप बाहर की नहीं बदल सकते, बाहर से जो अंदर आ रहे हैं लोग और जो सब कुछ हो रहा है। जब आपने तर्ज हुक्मरानी ये रखना है और ऊपर आपका वाशिंगटन DC ठीक रहे, आपका नीचे जिधर जाए, तो फिर हमें रोने, हम क्या रोएं, क्या बताएंगे आप? काजी साहब, जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम है, अगरचे आपकी बात उसमें ठीक, हम तवक्को करते थे कि इन 5 सालों में जो यहाँ पे पॉलिटिकल हुकूमत आई, जो माजी का गंद है शायद उसको साफ़ करेगी। वो अपना गंद फैला के गई है और वो ये सोच के हुकूमत करते हैं कि कुछ और लोग आएंगे और वो आके इस मुल्क को ठीक करेंगे। और मौजूदा हुकूमत का भी वही हमें तर्ज अमल लग रहा है कि शायद कुछ और किसी खित्ते से लोग आएंगे, इस पूरे आके मैस को आके निकालेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है। इस पर तो कोई बहस ही नहीं रहेगी। ये फॉलोअर्स हैं, जो आवाम चाहती है, जो मीडिया चाहती है, ये वही कुछ करने को तैयार है। तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएँ क्योंकि आवाम चाहती है, क्योंकि मीडिया चाहता है, क्योंकि फलां चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट नहीं देखने। अच्छा क्लास साहब, भारत और अमेरिका में जो इत्तेफाक पाया है कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हक्कानी नेटवर्क और लश्कर तैयबा की फंडिंग रोकी जाए। हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है, हमारे यहाँ जो दहशतगर्द हैं, अमेरिका किसी और ममालिक के साथ मिलकर ये इत्तेफाक नहीं पा सकता कि हमारे यहाँ दहशतगर्दों की फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसको कैसे रोका जाए? शाहजी, आपको याद होगा दुनिया में कभी पाकिस्तान करारदाद पेश करता था ना वहाँ पे सलामती काउंसिल में, कि दुनिया के 150 पौने 200 ममालिक हमें आके सपोर्ट करते थे। चलो वो नहीं करते थे, कम से कम 100, 150, 125 तक हमें वोट पड़ जाते थे। आज आप जाके देखें, आपने कहा था हम ड्रोन पे जाएंगे ये सलामती काउंसिल में, जरा जाके देखें आप, जरा वहाँ सलामती काउंसिल में आपको क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता। एक भी आपको मुल्क आज आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। कौन सा दुनिया का मुल्क होगा, मैं आपको मेजर कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे दहशतगर्दी नहीं हुई और पता चला कि बंदे हमारे यहाँ से गए हुए थे। तो हम मान लेते हैं कि स्टेट का उसमें कोई रोल नहीं होगा, स्टेट की एजेंसीज का कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन हमारी सरजमीन तो इस्तेमाल हो रही है उनके लिए, हम मानने को तैयार नहीं है। आज हम दुनिया में अकेले रह चुके हैं, पाकिस्तानियों को एक बात बताएं, एक बात बताएं, आप यूरोप को, अमेरिका को, अफगानिस्तान में कुछ भी कहते रहे, अफगानिस्तान में नहीं पड़ने वाला, अफगानिस्तान में अपना घर ठीक नहीं करेंगे जो हम नहीं करना चाहते। साहब, अफगानिस्तान में मुल्ला उमर और ये सारे जो जब से ये अंदर आए हैं, जब इन्होंने 92 में यहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट बनाई थी, उससे पहले कौन से टेररिस्ट थे? जब डॉक्टर नजीब की यहाँ पे गवर्नमेंट थी तो कौन से टेररिस्ट थे? जब वहां पे इनकलाब हुआ तो कौन से टेररिस्ट थे? बात ये है कि पूरी दुनिया से आपने टेररिस्ट इकट्ठे किए, आपने अपनी एम्बेसियों में वीजे खोल दिए, 30 से 35 हजार बंदा आप यहाँ लेके आ गए और आप मुसलसल फौजकशी कर रहे हैं अफगानिस्तान पे। आज अफगानिस्तान में अगर नक्शा नेटो का बनाया हुआ देख लें तो इनके 20% पे भी इनकी रेट नहीं है। इवन जो इसका महल है इसके बाहर नहीं निकल सकते करजई साहब। तो जब तक आप दूसरे मुल्कों में जाके मुदाखलत करते रहेंगे, वहां जाके जो है वो उनको डिस्टेबलाइज करते रहेंगे। अब इराक की बात सुने, इराक सद्दाम का बदतरीन वो आदमी था, हम नहीं मानते, मगर आज का इराक और उसके जमाने का इराक लगता है वो जन्नत था और ये जहन्नम से भी बदतर है। आज फिर वहां पे 8-9 धमाके सीरीज हुए। जब आप मुल्कों में घुस के उनको डिस्टेबलाइज करेंगे, वहां जाके आप नॉन स्टेट एक्टर्स को ट्रेनिंग देंगे, उनको असला देंगे, तो फिर वो फूल तो नहीं उगाएंगे। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। क्लास ऑफ नाज़िम प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बहुत अहम खबरें हम आपके साथ नाज़रीन डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि रेंटल बिजली घर तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किराए के बिजली घर तो उनका मंसूबा तो बनाया था जो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। क्लासेस साहब आज हमसे जो स्टोरी शेयर करेंगे वो ये है कि किराए के इंजन अब लेने का फैसला किया गया। इस पर डिटेल वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा चौधरी निसार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे किए हैं उस बारे में आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले कारी साहब की बड़ी एक अहम खबर है। लाहौर में जो भत्ता शुरू हुआ है इसके 11 केसेस बताए गए हैं कि ये भी रिपोर्ट हो चुके हैं, 15 केसेस। इस पर हमारे नुमाइंदे मुजाहिद शेख इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुजाहिद, ये लाहौर में भत्ते का क्या मामला है सारा? 15 केसेस भी रिपोर्ट हुए, कोई गिरफ्तारियां हुई, कोई एक्शन हुआ? डिटेल शेयर कीजिए। नहीं शाजिया, इस तरह से है कि ये 15 मुकदमे जो हैं भत्ताखोरी के मुख्तलिफ थानों में, लाहौर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हुए हैं। लेकिन इसमें से कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन वो पुलिस की जो है वो कारकर्दगी साबित नहीं करते हैं, बल्कि जिन लोगों से भत्ता मांगा गया उन्होंने फ़ोन नंबर्स दिए, कुछ और डिटेल्स दी, जिसके बाद जो है वो कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। ये असल में ये जो वो मुकदमात हैं, जो 15 मुकदमात हैं, ये इतने ज़्यादा भारी रकम मांगने वाले नहीं हैं। लेकिन अब भी लाहौर में जो ताजर बरादरी है, जो रंग महल में और शाह आलम मार्केट में लोग हैं, उनसे लाखों रुपए भत्ता जो है वो वसूल किया जा रहा है। लेकिन पुलिस की कारकर्दगी इतनी मुनासिब नहीं है, खासकर इन्वेस्टिगेशन विंग की, जिसकी वजह से लोग इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ लोगों से हमारी बात भी रिपोर्ट नहीं करे तो इसका मतलब है लोग डरते हैं और लोग पुलिस के पास नहीं जा रहे। यहाँ भी यही आलम है। बिल्कुल। इसमें जो लोग भत्ता मांग रहे हैं उनसे तो लोग डर रहे हैं, लेकिन पुलिस से ज़्यादा डरते हैं लोग। ये सोचते हैं कि अगर भत्ता हम नहीं देंगे तो पुलिस वालों से भी हमें जो है उनको भी भत्ते की सूरत में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में जो तफसीलात बतानी पड़ती हैं उससे लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़गी का इजहार। बजाय इसके कि पुलिस लोगों को प्रोटेक्शन दे, उनकी हिफाजत करे या उनको बचाए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, उल्टा लोगों को इस चीज़ का डर है कि पुलिस भी उनसे भत्ता लेगी। जी बिल्कुल। जब देखें 15 मुकदमे दर्ज हुए हैं और इसमें से कुछ लोग जो है वो ट्रेस भी हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन जो लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं, पुलिस बार बार उन ताजरों से, उन लोगों से, उन मुतासरा लोगों से राब्ता करती है पुलिस। जब खासकर शेख साहब ये बताएं, ये तो पता है कि पुलिस के जो भी हमारे यहाँ रोल है, ये बताएं कि ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिनका अभी रिपोर्ट नहीं हो रहा, इनकी ताकत क्या है? कहाँ से ये ताकत ड्रॉ करते हैं? क्या कोई इनके साथ एक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मिले हुए हैं? क्या कहानी है? जी बिल्कुल। देखें, पुलिस में अब भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, खासकर इन्वेस्टिगेशन विंग में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी रकम जो भत्ते में मांगी जाती है उनमें वो एक कारकर्दगी अपनी ज़रूर देते हैं। वो ये करते हैं कि बहुत कम जो है वो भत्ता करवा देते हैं। मतलब ये है कि कंसेशन करवा दी जाती है भत्ते में। ये लाहौर पुलिस की कारकर्दगी है और ये माजी में भी इसी तरह की बहुत सी मिसालें हैं और अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नाम तो कोड नहीं किया जा सकता। वो ताजर हैं जो लाहौर के। साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी क्रास साहब, ये कह रहे हैं कि भत्ते में कंसेशन हो जाता है। मैं कहने वाला कि आड़ती, यहाँ भी आड़ती काम करते, मिडल मैन आ गया ना, कि दरमियान में बैठ के नेगोशिएशन करवा देते हैं। इसमें मिडल मैन आ गया। शेख साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में जब ये चौधरी निसार अली खान साहब ने एक अच्छा काम किया कि भत्ते की जब खबरें आई, चीज़ें सामने आई, तो उन्होंने बड़ा इसके खिलाफ क्रैक डाउन का उन्होंने आर्डर्स किए। हुआ भी सही, गिरफ्तारियां भी हुई, पकड़े भी गए और अभी से अदालतों ने जमानतें भी देना उनकी ये शुरू कर दिए। यहाँ पे हमने देखा कि CDA के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे और बहुत सारी पुलिस मिली हुई थी। ये काम ये लोकल पुलिस की मदद के बगैर नहीं हो सकता। आपको लगता नहीं है कि पुलिस वाले उन्हें अपने गैंग तो नहीं बना लिए जहाँ पे उन्होंने लोगों को खुद ही उन्हें फ्रेंचाइज कर दिया है कि नाम तालिबान का इस्तेमाल करें, भत्ता ये खुद ले रहे हो वहाँ पे लाहौर में बैठे? कोई आपको पुलिस की इन्वॉल्वमेंट लगती है? उसके बगैर हो नहीं सकता लोकल लेवल पे भत्ता वसूली। हाँ जी बिल्कुल रऊफ साहब, इसी तरह से है कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बगैर जो है वो कोई भी भत्ताखोर जो है वो बच नहीं सकता। और ख़ासकर मैंने आपको जैसे बताया कि जब भारी रकम किसी भी ताजर से मांगी जाती है, यहाँ पे बहुत सी मिसालें हैं, उनके नाम कोड नहीं किए जा सकते। इस लाहौर के ही वो ताजर हैं, उनसे जब लाखों रुपये भत्ता मांगा गया तो पुलिस के आला अफसरान जो है इस डील में शामिल हुए हैं और उन्होंने इसमें कंसेशन करवाई है। उन्होंने कहा जी इतने ज़्यादा पैसे मत आप मांगे, ये पैसे कम करें। ये बहुत और रिकॉर्ड करेक्ट करें। ये क्या कह रहे हैं शेख साहब? करेक्ट करें। ये डील में इन्होंने डील में पैसे काम नहीं करवाए हुए, इसमें बकायदा पुलिस वाले अपने गैंग्स बना के ऑपरेट करते, शामिल होंगे उस पूरे खेल में, इन्वॉल्व होते हैं। और प्लस शेख साहब मैं आपसे वो पूछना चाह रहा था कि कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब ने तनख्वाहें बढ़ाई थी इन पुलिस वालों की, इनकी डबल ट्रिपल हो गई, बड़े भंगड़े डाले गए थे। उन तनख्वाहों का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। पेट बहुत बढ़ गए इनके कि इनको मजीद पैसा चाहिए, इनको मजीद इस तरह लोगों की जेबों से इन्होंने माल निकलवाना है और उसमें पुलिस भी शामिल है। जी शेख साहब, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है?
अजी रऊफ साहब, मैं जो आपका सवाल आपका समझ पाया हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट पुलिस की ज़रूर है और कंसेशन नहीं कराते होंगे, यकीनन उनका हिस्सा ही होता होगा। लेकिन जो ताजर बरादरी से जब हमारी भी बात हुई है, कुछ हमारे ज़राए की हमसे बात हुई है, तो उनका यही कहना था कि पुलिस के चंद नाम लिए जा रहे हैं, सारे तो नहीं, कुछ नाम ऐसे हैं जो इस डील में शामिल होते हैं और ये माजी में भी होता रहा है और अब भी हो रहा है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने इसके हवाले से बहुत से अहकामात भी पुलिस को दिए, बिल्कुल तनख्वाहें भी बढ़ी और बहुत सारी सहूलियात और मराद भी जो है पुलिस को दी गई हैं। लेकिन मुकदमात तो दर्ज कर लिए जाते हैं कि जी किसी ने भत्ता मांगा तो फौरी तौर पर नामजद पर्चा भी हो जाता है, नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस इतना ही है शेख साहब, हम तो कहेंगे कि सीएम साहब और ये जो यहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है कि यहाँ ये अफरीद अभी उस तरह से यहाँ नहीं पहुंचा जिस तरह कराची के लोग इसका शिकार है। अगर से शुरू में ही ना पकड़ा गया तो फिर ये ज्यादा नहीं। वैसे काजी साहब माजरत के साथ हमारे मीडिया का ना बड़ा एक सॉफ्ट हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स पंजाब गवर्नेंस के। कभी फिगर उठा के देखे ना, लोग कराची को भूल जाएं। हम रिपोर्टिंग नहीं हो रही कि लाहौर का स्ट्रीट क्राइम कभी नोट करें, सबसे ज़्यादा है। मतलब लाहौर का हर तीसरा चौथा जो शहरी है, कभी आप उनसे बात करके देखें, स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह ब्रेकिंग खबर क्योंकि मीडिया पे नहीं चलती पंजाब के बारे में, यहाँ वली बाबर नहीं है, यहाँ पे आप बात खुल के कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, जिस तरह आप अगर कराची से कंपेयर करें इसको, तो वहां तो ऐसे खौफ और राज का आलम है, हमें रिपोर्टर बीपर नहीं देते। मैं किसी दिन आपको ले आऊंगा यहाँ पे कागजात जो यहाँ पे कौमी असम्बली में पेश किए गए। हम पहले भी इस पे एक स्टोरी कर चुके हैं, अरशद शरीफ के शो में हमने किया था क्यों प्रोग्राम में, कि सबसे ज्यादा क्राइम इस वक्त पंजाब में हो रहा है। लेकिन क्योंकि छुप जाता है, नीचे रह जाता है, उसको सॉफ्ट हम उसकी थोड़ी सी पॉलिश कर देते हैं, उसको देख लेते हैं। आप रोजाना 20-30 लेट मी डेविल्स एडवोकेट ये देखिए ना, यहाँ पे कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें थ्रेट नहीं किया, कभी उसने हमें ये नहीं कहा कि आपने अपनी ये राय। और काजी साहब आपको मुझे नहीं किया ना, अवाम तो थ्रेट में है। लाहौर के शहरों से पूछे आप, ये मैं दुनिया अखबार की बात करूं, किसी दिन मैं आपको 30-40 उनके कटिंग निकाल के दूंगा एक दिन के अखबार में कि लाहौर में कितना क्राइम हुआ है, डाके हुए हैं, चोरियां हुई हैं, मोटरसाइकिल छीने गए, टेलीफोन छीने गए, घरों में वारदातें हुई हैं। मैं ये नहीं आप और मैं अगर सेफ है, डजंट मीन कि लाहौर का शहरी भी सेफ है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि लाहौर अभी भी डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिकली आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज। मेरा ख्याल है कराची में वो सूरत आप जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूं, और अभी भत्ता भी इतना रैंप सहाफियों को कुछ ना कहें, बाकी आप काजी साहब ये कहना चाहिए सहाफियों को धमकियां ना मिले, उन्हें कुछ ना कहे, बाकी आवाम को नहीं। मेरा ख्याल अगर आप देख भी लेना, अगर आप इंटरनेशनल अभी कुछ दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की या किसी काजी साहब के कहने का मतलब ये है कि जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये करें कि सहाफियां ज्यादा ना तौर पर यहां पे रिपोर्ट कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप इंटरनेशनल मीडिया पे आखिरी जो स्टोरी छपी है गालिबन टाइम्स में, वो ये कहता है कि इस वक्त गैंग वॉर और भत्ते का जो हब है, और कराची दुनिया के उन मुल्कों में, उन शहरों में शामिल हो गया है कि जिन्हें आप कह सकते हैं कि 2-3 बड़े। यही तो क्लासेस साहब कह रहे हैं कि वहां रिपोर्ट होते हैं, यहाँ के क्राइम रिपोर्ट नहीं होते। मुझे ब्रेक लेनी है। वॉल्यूम में हो सकता है, वो पोर्ट सिटी है, पैसा वहां पे ज्यादा हो सकता है, भत्ता ज्यादा लिया जाता है। अब आपको खुद शेख साहब स्टोरी सुना के गए यहाँ पे काम शुरू है और पुलिस उसमें मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि रेंटल पावर हाउसेस के बाद अब किराए के इंजन भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने लेने का फैसला किया है। क्या मामला है, ये बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। लाहौर से कॉलर है इकबाल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं इकबाल बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैंने बात करूँ मैं? जी प्लीज बोलिए। हाँ, मैंने बात ये करनी थी कि देखिए कि आप भत्ते के ऊपर ये जो इतनी बातें हो रही हैं, सिर्फ मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा महकमा है जो भत्ता नहीं ले रहा। अगर कोई प्राइवेट लोगों ने लेना शुरू कर दिया तो इतना शोर हो रहा है। ये भत्ता तो जिस दिन से पाकिस्तान बना है उस वक्त से ये भत्ता चल रहा है। कोई महकमा मुझे बता दे, पुलिस नहीं लेती, कस्टम नहीं लेती, इनकम टैक्स नहीं लेती, अदालतें नहीं लेती, कौन सा महकमा है जो भत्ता नहीं ले रहा? ठीक है, बहुत खा रहे हैं रेलवे वाले। आपकी बात दोहरा दी इन्होंने। जी ये जो डिपार्टमेंट्स हैं और ये जो यहाँ रिश्वत इतनी ये भी ले रहे हैं, तो ये भी रिश्वत की सूरत में भत्ता। मेरा ख्याल है इससे खूबसूरत सवाल और इस पे कमेंट मेरा ख्याल है जो उन्होंने किया इकबाल साहब ने,
कि बात तो भी रियासत पाकिस्तान के सारे इदारे भत्ता ले रहे हैं, कुछ प्राइवेट लोगों ने लेना शुरू कर दिया, तो हम किस चीज़ का रोला डालें। वही वाली बात है, कौन सा काम है जो बगैर पैसे दिए आपको यहाँ से निकलवा सकते हैं। जो इन ताजरों को देख लें, जो लोग एक बात तो है रो रहे हैं, जो ताजिर रो रहे हैं, सरकार ताजिर जिस तरीके को आवाम को लूट मार करते हैं, मतलब कभी उसका भी कभी देखा कोई रेगुलेशन नहीं है, जो मर्जी की चाहे कीमत वसूल करें, जो मर्जी चाहे वो पैसे लें, कोई उन पर रेगुलेशन नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। बस ठीक है, फिर वो आवाम से भत्ता लेते हैं, कुछ और ताकतवर लोग हैं उनसे भत्ता लेना शुरू हो गए। रिसिपिएंट्स में एक और भी तो आ गया ना। चलो पहले तो ये अवाम इनके हाथों मजबूर थे, अब जो गैर सरकारी है 4 बंदूकें लेके एक डेरा बना लो, एक बड़ा सा जीप रख लो, उस पे जाओ और डरा के आप भी ले लो, वो भी ले ले। तो ये आगे बढ़ते हैं क्लास साहब, आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, टाइम कम रह गया, हम चाहते हैं जरूर शेयर करें आप। रेंटल पावर हाउसेस के बाद अब रेलवे के किराए के इंजन भी अब हुकूमत ने लेने का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पीपल्स पार्टी से इतनी ज्यादा मुतासिर थी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक, और ये खुद हुकूमत ने खुद इस बात का इंकशाफ किया है, जो आज स्टोरी भी ये रोज़नामा दुनिया में मैंने प्रिंट की है, कि जब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने हमें ये 2-4 दिन पहले बुलाया था, कुछ एंकर्स को बुलाया था, जिसमें प्रिंट के लोग तो बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ एंकर थे, टीवी के लोग थे। अब उसमें कैमरा अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, शायद प्रिंट पीछे चला गया है। उसमें उन्होंने एक वहाँ पर ब्रोशर हमारे हवाले किया हुआ, ये मेरे पास उसकी कापी भी मौजूद है, जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सहाफ़ियों को दिया गया, जिसमें अपनी अचीवमेंट्स भी बताई उन्होंने कि 100 दिनों में हमने पाकिस्तान रेलवेज़ ने क्या किया है। उसमें बहुत सारे अच्छे स्टेप्स भी लिए गए हैं। मतलब सबसे ज़्यादा ये है कि उन्होंने उसमें जो किराया था, किराए कम किए हैं, जिससे मुसाफिर ज़्यादा आना शुरू। एक लंबी डिटेल है जो उन्होंने अहम इक़दाम कौन कौन से किए हैं, स्क्रैप की फ़रोख्त है, इंतज़ामी फ़ैसले हैं, अच्छी चीज़ें भी की हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है, तो बेहतर स्टेप्स हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, वो ये है कि उसमें वो लिखते हैं कि हम इस वक्त नए रेलवे इंजन भी लेंगे, जो चीन से लिए जाएंगे, अमेरिका से लिए जाएंगे, और कोरिया से पुराने इंजन लेना चाहते हैं, उनको भी लाया जाएगा। पाकिस्तान में बातचीत चल रही है। इंटरेस्टिंग है कि एक इस ब्रोशर में चीज़ है जो बिल्कुल छोटी सी माइनर सी, उन्होंने उसमें एक लाइन लिख के, एक लफ्ज़ लिख के वो गुजर गए। उनका ख्याल था शायद ये किसी की आंख से नहीं आएगी। वो कहते हैं कि किराए के हम रेलवे इंजन भी लेंगे तो लीज पे भी लेंगे। ये नया कंसेप्ट है कि पाकिस्तान रेलवे जो है अब वहाँ जहाँ पे पुराने इंजन लेगी, जहाँ पे नए इंजन खरीदेगी, वहाँ पे लीज पे भी लेगी। वही किराए के रेलवे इंजन पाकिस्तान में लाए जा रहे हैं। जैसे पीपल्स पार्टी हुकूमत ने, आपको याद होगा, वो किराए पे बिजली घर लाए थे, 175 अरब रुपए का मंसूबा उनका पीपल्स पार्टी का था। इन्होंने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि ये जो किराए के रेलवे इंजन लाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, ये किस मुल्क से खरीदे जाएंगे, क्या रेशियो होगी, कैसे होगा और किस तरह इसको ऑपरेट किया जाएगा। एक इसमें कहते हैं कि कुछ ये पार्टीज के साथ हम अगेन गैर मुल्की पार्टियों के साथ प्रॉफिट बेसिस पे भी हम चल सकते हैं, जो कि मेरा ख्याल है एक बेहतर आइडिया होगा। ज़्यादा बेहतर है कि आप उन पार्टीज़ को लाएं, उनको कमर्शलाइज करें, उनके साथ आप शेयर होल्डिंग पे चले जाएं, प्रॉफिट लॉस आप उसको शेयर करें, ये अच्छी तजवीज़ है। लेकिन ये जो तजवीज़ आ रही है कि आप किराए पे ये रेलवे इंजन लाए जाएँ, ये थोड़ी सी मेरा ख्याल को डाउटफुल और ड्यूबियस सी लग रही है कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्कैंडल हमने देखा है कि कैसे लोगों को यहाँ पे उन्होंने अदायगियाँ की पीपल्स पार्टी दौर में, उनको अरबों रुपए के एडवांसेस दिए गए जो वापस नहीं हुआ। 1 मेगावाट बिजली भी जिसने नहीं दी वो भी हमसे पैसे लेके गए, अरबों रुपए लेके गए, जिनसे हमने रिकवरीज कराई उन्होंने आलमी अदालत में हमारे ऊपर केसेस किए हुए हैं। सो देखना यह है कि ये जो पीपल्स पार्टी का एक तजर्बा था किराए के बिजली घरों का, वो नवाज शरीफ साहब की मौजूदा हुकूमत जो किराए के रेलवे इंजन ला रही है, उनका क्या मुस्तकबिल होगा, इस पर कोई काजी साहब हम दुआ करते हैं कि इनका वो मुस्तकबिल ना हो जो उन रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स जिस तरीके से ना वो किए गए थे मुजाहिदे नॉनसेंसिकली। तो अच्छा क्लास साहब, मैं एक टाइम वक्त कम है, मैं 2 मिनट में आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि 16 तारीख आ रही है और 16 तारीख को जो अमेरिका डिफॉल्ट है, अभी तक की खबरें ये हैं, शायद लास्ट मिनट पे वो अवॉइड कर दें, मगर मैं 3-4 फिगर्स आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो ये कि 8 लाख लोग तो वहां बेरोजगार हुए शटडाउन की वजह से, 13 लाख लोग बगैर उजरत के काम कर रहे हैं। मगर मामला यह है कि 1980 तक जो अमेरिका का कर्जा था वो 1000 अरब डॉलर था, अब 17000 अरब डॉलर हो गया है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और नाज़रीन से भी, कि एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 10% अमेरिकी हैं जिन्हें एतबार रह गया है अपनी कांग्रेस पे। ये उनका अपना सर्वे आया है, क्योंकि खुद तो वो तनख्वाह लेते हैं 18,000 डॉलर से ज्यादा, 18,625 डॉलर, और मजदूरों की तनख्वाह बंद हो रही है और डी फंड करना चाहते हैं जो हेल्थ केयर है वहां पे। और मैं ये भी फिगर दे दूं आपको कि पिछले साल अमेरिका में 26,000 लोग इसलिए मर गए कि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, तो और रोजाना वो 2.7 अरब डॉलर का कर्जा ले रहे हैं। तो ये जो डिस्क्रेडिट हो रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये जो खास तौर पे फिगर है, मैं आपको कमेंट चाहता हूं कि 10% अमेरिकियों को एतबार रह गया अपनी कांग्रेस पे जो इलेक्टेड है। ये क्या मामला है, वहां और यहां एक जैसा लगता है, क्या कहेंगे आप?
काजी साहब, ये तो आपकी एक्सपर्टीज है, खैर इस पर रिसर्च आप करते रहते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के लोगों को कितना मौजूदा पार्लियामेंट पे आपका ख्याल है, अगर ये सर्वे पाकिस्तान में कराया जाए कि हमारी पार्लियामेंट में कितने % लोगों को ट्रस्ट होगा? मतलब एक स्टोरी थी जो मैं कल के लिए रखी हुई थी, चलें अभी डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा मैं कॉमेंट करता हूँ कि यहाँ पे हम बड़े लोगों की इज्जत करते थे, नेशनलिस्ट थे, सिंधी नेशनलिस्ट थे, पख्तून नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने कभी पावर की पॉलिटिक्स नहीं की थी, अपने लोगों को लिए सियासत की थी। और मौका मिला महमूद खान चकजई साहब को, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने अपने भाई को गवर्नर लगवाया बलूचिस्तान का। कल हमने सुना है मुमताज भुट्टो साहब थे, बहुत बड़ा नाम था मुमताज भुट्टो साहब का, कहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे उनके, भुट्टो साहब दौर के, उन्होंने कल अपने बेटे को यहाँ पे एडवाइजर लगवा लिया है और वो यहाँ पे वजीर का स्टेटस है। ये एंड हुआ है हमारे नेशनलिज्म का। जो कहते थे हमें ये पावर पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमने लोगों को सियासत करनी है, सारी उम्र पंजाब को गाली दी है कि पंजाब ने यहाँ पे वो किया है, ये खा गए हैं, पी गए हैं, लुट गए हैं, पंजाबी क़यादत बड़ी खराब है। उसी पंजाबी क़यादत के साथ जाकर अपना हिस्सा लेकर घरों को चल गए। तो ये इस तरह के सिर्फ खाने में पॉलिटिक्स जो हमारे यहाँ चल रही है, तो लोगों से वो भी पूछने की जरूरत है कि अमेरिका तो हमसे दूर है, अपनी पार्लियामेंट पे कितना ट्रस्ट करते हैं और अपने पार्लियामेंटेरियन पे, अपने पॉलिटिशियन। सर, नजरिया जब सियासत से निकल जाए तो फिर वो बदलते रह जाती हैं। क्लास अब आगे बढ़ते हैं। चौधरी निसार अली खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या दावे किए, क्या क्या ऐलानात किए, इस पर उरूज रजा सहाफ़ी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उरूज, आवाज आ रही है? मैं उस पे अरूज से पहले जाने से पहले जी मेरा ख्याल है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें अरूज से भी डिटेल लेते हैं, इन्होंने क्योंकि कवर किया है वहाँ पे पूरी प्रोसीडिंग को। तो अरूज यहाँ पे इस्लामाबाद की उसमें ये एक्टिविटीज़ पे इनकी निगाह रहती है, ये भी बता सकते हैं। चौधरी निसार अली खान साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग दावे किए, कुछ सवाल बाकी रहेंगे जो मैं पूछ लूँगा। जी अरूज से अगर पूछिए। जी अरूज, आवाज़ आ रही है आपको? बहुत शुक्रिया। अरूज, क्या दावे किए चौधरी निसार अली खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या क्या कहा उन्होंने? जी शाजिया, सबसे पहले तो उन्होंने करप्शन के बारे में बात की कि मुल्क को करप्शन से पाक कर देंगे, और 5 बड़े मेगा करप्शन केसेस हैं जो पाकिस्तान में, उसमें उन्होंने कहा कि EOBI के ऊपर, न्यू एयरपोर्ट, PSO, TDAP और जनरल मुशर्रफ केस के ऊपर वो खास फोकस रखेंगे और इसको खुद मॉनिटर करेंगे। और करप्शन को खत्म करने के लिए उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है और उस कमेटी को उन्होंने 6 हफ्ते का टाइम भी दे रखा है और वो कहते हैं कि इस कमेटी को वो खुद मॉनिटर करेंगे। जो ज्यादा शॉकिंग न्यूज इसमें सामने आई वो एक और थी, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से थी शाजिया। और उसमें उन्होंने कहा कि हमने 95 जो नाम है, 95 नाम वो हमने शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं, ऐसे लोग जिनके जो ताल्लुकात हैं वो पार्लियामेंटेरियंस के साथ हैं और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्वस हैं। और 26 इसमें उन्होंने अरेस्ट कर लिए हैं। 79 जो है वो कह रहे हैं। अरूज, आप ये कह रही हैं, आप अरूज ये कह रही हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब ने ये फरमाया है कि ये जो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है उसमें पाकिस्तान के सियासतदान मुलव्वस हैं? जी, उन्होंने ये कहा कि उनके ताने बाने जो हैं ना सिर्फ सियासतदानों के साथ जाके मिलते हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनके ताल्लुकात हैं। और उन्होंने कहा कि हम जो बैरून मुल्क भाग चुके हैं ह्यूमन ट्रैफिकर्स, उनके ऊपर भी ऐसा दबाव डालेंगे इंटरपोल के जरिए कि उनको वापस पाकिस्तान लाया जाए। और पाकिस्तान अरूज, आपने 5 हमें बताए हैं जो मेगा स्कैंडल हैं। एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो FIA को उन्होंने नहीं कहा, आपको याद होगा ISI असगर खान केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हिदायत की है कि जिन लोगों ने पैसे लिए थे इनसे ISI से पैसे लिए थे उनके खिलाफ तहकीकात किए जाएं। तो चौधरी निसार अली खान साहब उसकी तहकीकात का भी उन्होंने FIA को हुक्म दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, इस पर तहकीकात करें कि किस किस ने क्या क्या पैसे लिए थे, या उस पर खामोशी है? बिल्कुल खामोश है, उस पर कोई बात नहीं करते चौधरी निसार अली। इसके ऊपर चौधरी साहब ने कोई बात नहीं की। कैसे कर सकते हैं? इस पे अरूज किसी सहाफी ने सवाल भी नहीं पूछा, इस पे किसी सहाफी ने सवाल भी नहीं पूछा चौधरी साहब से कि आप बड़े 5 मेगा हमें स्कैंडल बता रहे हैं कि FIA ये करेगी। तो जो 1.5 साल से पड़ा हुआ है उसको आर्डर पड़े हुए हैं कि FIA इसकी इन्वेस्टिगेशन करे और इसकी रिपोर्ट करे और केस ट्राई, उस पर सहाफी भी चुप हैं और चौधरी निसार अली खान साहब भी चुप हैं। देखिए गिलासरा साहब, ये जब से नून लीग की हुकूमत आई है तो इनके जो पार्लियामेंटेरियन और जो वुज़रा हैं ये मीडिया के साथ फ्रेंडली रोल नहीं प्ले कर रहे। अभी जब हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं उनसे तो वो ये कहते हैं मैं आपको पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन सही नहीं है, या फिर वो ये कह देते हैं कि देखें आप हम मुझसे कराची के बारे में या तालिबान के बारे में कोई चीज़ नहीं पूछेंगी। ईद के बाद एक वो उन्होंने जिक्र किया था कि एक मुलाकात वो रखेंगे, स्पेशली इन 2 इश्यूज के ऊपर वो बातचीत करेंगे। तो ये जो स्कैंडल आप बात करें इसके बारे में तो उन्होंने कभी भी किसी अरूज, टाइम कम है, एक मुझे सवाल बताइए, जो कमेटी उन्होंने बताई है 6 हफ्तों में उसने क्या काम करना है? वो वतन अजीज से करप्शन खत्म कर देगी या पॉइंट आउट करेगी कि इन लोगों को आप पकड़ें? देखिए सईद गनी साहब, ये तो उन्होंने ये नहीं कहा कि 6 हफ्तों में करप्शन को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि इन 5 बड़े केसेस में
वो अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी कमेटी, और जो इंक्वायरी करेगी उसकी रिपोर्ट जो है वो मिनिस्टर को अच्छा, देगी। लास्टली अरूज जरा लास्टली हमें बताइएगा कि उसमें चौधरी साहब जो है वो कहते हैं 2000 सरकारी पासपोर्ट जो थे गैर कानूनी लोगों के पास थे गैर कानूनी तौर पर, वो कहते हैं अगर मैंने नाम बताए तो अब सर पकड़ के बैठ जाएंगे। भाई हम सर पकड़ने को तैयार है, हमें नाम बता दें चौधरी साहब। तो चौधरी साहब नाम क्यों नहीं बता रहे? अच्छा, उसमें खबर ये भी है कि उसमें फीसें भी लाख तो ऐसी थी जिसमें फीसें ही नहीं ली गई बनवाने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी जमात में भी शामिल हैं, असेंबलियों में भी बैठे हुए हैं, और वो साल से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे थे जिनका स्टेटस भी खत्म हो चुका है। ठीक है, ये कहा कि जी बहुत शुक्रिया अरूज रजा आपका। क्लास साहब, मुझे तो लग रहा है कि आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर शामिल होना चाहिए था। जो सवाल आप पूछने की कोशिश कर रहे थे अरूज से, वो आपको वहां पूछने चाहिए थे। नहीं, ना हमें वो बुलाते हैं ना मुझे कुछ जाने का शौक है, क्योंकि जाएंगे जो अरूज बता रही हैं वो तो 4 बंदे खड़े करेंगे कि जनाब सवालात भी फिर उनकी मर्जी के होते हैं, सवालात भी उनकी मर्जी के। क्लास यस, ये इन्होंने यहाँ पे एक हर वजीर ने अपना अपना मखसूस एक बना लिया है। हाँ। कि किस किस को बुलाना है पहले से ब्रीफ कर दिया जाता है, सवाल नहीं पूछने। अगर पूछेगा कोई उनमें से तो शटअप टाल देनी है, कोई अगर जुर्रत कर भी लेगा तो उसको अच्छा आपने सुन लिया अरूज रजा ने क्या बताया है। हाँ, तो छोड़ें जी कराची पे सवाल करें आप, छोड़ें जी सिर्फ बलूचिस्तान पे बात करेंगे। भाई आप वजीर दाखिला हैं, आप वजीर आजम हैं। सो ये उन्होंने एक अपना मोड बना लिया है कि उनको सवालात की नॉनसेंस सवालात की इजाजत नहीं है। ठीक है क्लास, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कैसा नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।